हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू पॉलिटिकल साइंस सेशन। आज हम बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जी हाँ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है एक ऐसी जुडिशरी जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के दबाव में कार्य ना करे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ कि आखिर स्टेट की वो कौन सी ब्रांच है जो यह तय करती है कि सभी कार्य क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर लॉज को इंटरप्रेट करने का कार्य करती है। यस, आंसर इज जुडिशरी। आइए अब देखते हैं जरा इस कार्टून को जो कि आर के लक्ष्मण ने बनाया है। आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या मैसेज मिल रहा है इस कार्टून से आपको? आप देख पा रहे हैं एक लीडर बेहद खुश हैं क्योंकि वो ऑनरेबली एक्विटेड हुए हैं। किसके द्वारा? जजेस के द्वारा, यानी कि जुडिशरी के द्वारा। आप यहां यह भी आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये जज इंडिपेंडेंट ना हो तो फिर ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की अकाउंटेबिलिटी लीडर्स के लिए या फिर लेजिस्लेचर के लिए तय नहीं कर सकते। तो यहां हम इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेहद जरूरी है। तो आइए यही समझते हैं कि आखिर वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनके कारण एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंसिंग पावर की। हम सभी जानते हैं स्टेट की 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की आर्बिट्री डिसीजन से बचना हो तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बेहद जरूरी है। अदरवाइज वो अपने आर्बिट्री डिसीजन से कुछ भी ऐसा कर सकती हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। इसी के साथ इस बात को भी समझते हैं कि प्रिवेंट ऑटोक्रेसी, कोई भी ब्रांच ऐसा ना हो कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगे और वो कुछ भी करने लगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी लॉज इंप्लीमेंट करने लगे, लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बनाने लगे तो वो ऑटोक्रेटिक वे ऑफ शासन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेहद जरूरी है। यहां पर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की। एक सामान्य पब्लिक, एक सामान्य सिटीजन के राइट्स को प्रिवेंट करने की जिम्मेवारी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास ही होती है। अगर एग्जीक्यूटिव उसको बिना अधिकार के तंग करे या फिर लेजिस्लेचर ऐसा कानून बना दे जो उसके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसकी सुरक्षा कर सकती है। अगर हम बात करें रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स की, यानी कि सिटीजन्स के आपस के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या फिर डिस्प्यूट हो सकते हैं स्टेट और सिटीजन के बीच में, या स्टेट और स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और सेंटर के बीच में। इन सभी को रिजॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बेहद जरूरत होती है। यहां पर हमने समझा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत क्यों होती है, लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आखिर हम ये तय कैसे करें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिससे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनती है? तो सबसे पहले फिक्स टेन्योर। जो जजेस इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर रहे हैं उनको ये निश्चित होना चाहिए कि उनका टाइम पीरियड कितना है, यानी कि वो फिक्स टेन्योर होना चाहिए। अदरवाइज अगर उनको कोई कभी भी हटा सकता है तो वो इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इसी के साथ एडुकेट और फिक्स सैलरी, यानी कि एक ऐसी सैलरी जिससे वो अच्छा जीवन चला सके और वो एडुकेट हो उनके जीवन के लिए और वो फिक्स भी हो, ऐसा ना हो कोई भी कभी उसमें कम कर दे उसको तो एक डर उनके ऊपर बना रह सकता है। तो ये भी जरूरी है। एक कंडीशन के रूप में लिमिटेड जुडिशियल इम्यूनिटी, अगर वो डिसीजन दे रहे हैं कोई ऐसा जिससे किसी एक पक्ष के वो खिलाफ गया और वो पक्ष उनकी आलोचना करने लगे, उनको कुछ गलत कहने लगे, उनके खिलाफ कोई आंदोलन ही कर दे तो भी फिर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी वर्क नहीं कर सकती। तो उनको लिमिटेड इम्यूनिटी की भी जरूरत होती है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि एक अच्छे जजेस ही सिस्टम में आए। तो ये भी एक जरूरी बात है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। और एक्सेस टू रिसोर्सेज,
यानी कि जब जुडिशरी वर्क कर रही है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन कर पाए। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बनाती हैं। तो हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंडीशन समझ ली। आइए अब जरा बात करते हैं कि आखिर इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आइए समझते हैं कि वो कौन से डिफरेंट लेवल हैं। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद बात आती है हाई कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की और फिर लोक अदालत या फिर विलेज कोर्ट्स की और ट्रिब्यूनल्स की। आइए वन बाय वन इन सभी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। ये सर्वोच्च अदालत है, अपेक्स कोर्ट है। इसके अगर हम जजेस की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं अगर इंक्लूड कर दूं तो कुल मिलाकर 34 जजेस होते हैं, यानी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस, जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो ये कोर्ट्स हैं ये मेनली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो उसको एड्रेस करती हैं, स्टेट या सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो उसको भी एड्रेस करती हैं, या फिर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आया है उसके खिलाफ कोई अपील हुई है उसको भी एड्रेस करती हैं। अगर हम बात करें कि आखिर ये जो कोर्ट्स हैं इनके नियम कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं यहां पर यह भी बता दूं आपको कि कोई भी निर्णय सर्वोच्च अदालत का यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इक्विवेलेंट टू लॉ होता है, यानी कि वो कानून के बराबर ही होता है। आइए अब बात करते हैं हाई कोर्ट्स की। अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो जो स्टेट की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडीज है वो हाई कोर्ट्स हैं। और अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ हाई कोर्ट्स की तो अमूमन हर राज्य की अपनी हाई कोर्ट होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को या कुछ अन्य राज्यों में दो या दो से अधिक राज्यों की एक हाई कोर्ट भी होती है। तो कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। और ये हाई कोर्ट्स कई मैटर्स को सीधे तौर पर देखती हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की बात हो, चाहे इलेक्शंस की बात हो, उनके डिस्प्यूट्स की बात हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डिसीजन आए हैं तो उनके खिलाफ भी अपील हाई कोर्ट्स में की जा सकती है। अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें हाई कोर्ट के जजेस की तो वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन कंसल्टेशन करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट से और इसी के साथ गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट के साथ। उसके बाद वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। आइए अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां जो पॉपुलेशन वो कितनी है, इसी के साथ केस लोड कितने हैं इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी कि वेरी करता है स्टेट टू स्टेट कि कितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगी। अगर हम बात करें कि ये वर्क किसके अंडर करती हैं तो ये डायरेक्टली हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वर्क करती हैं। बेसिकली यहां पर सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स दो तरह की कोर्ट्स आपको मिलेंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। आइए अब बात करते हैं लोक अदालत या विलेज कोर्ट्स की। आप सभी जानते हैं इंडिया में काफी विलेजेस हैं और फिर विलेज और हाई कोर्ट की दूरी अक्सर काफी दूर होती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दूरी भी अधिक दूरी पर होती है। तो इसी के लिए विलेज कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में किया जाता है ताकि जो विलेज लेवल के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व किया जाए। और अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की, आखिर ये क्या होते हैं तो आइए समझ लेते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्पेशल कानून के द्वारा जो है स्थापित किए जाते हैं। इनमें स्पेशल मैटर्स आते हैं, यानी कि टैक्स के लिए कोई विशेष ट्रिब्यूनल हो सकता है, अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट्स के लिए कोई विशेष ट्रिब्यूनल हो सकता है, या सरकारी कर्मचारियों की जो समस्याएं हो उनके लिए कोई विशेष कोर्ट हो सकती है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड एरियाज में वर्क करती हैं। तो हमने समझा कि क्या है स्ट्रक्चर इंडियन जुडिशरी का। अब बात करते हैं आज के टास्क की। आपको यह देखना है अपने टास्क में कि कैसे फिक्स्ड टेन्योर, एडिक्वेट सैलरी, जुडिशियल इम्यूनिटी और अपॉइंटमेंट प्रोसेस या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज
कैसे तय करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी को किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? आप इसकी चर्चा जरूर करिए अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। वी विल मीट इन ए न्यू सेशन। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।